सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, आप जानते हैं, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा थी। तकरीबन 131 सफ़ात पर मबनी फ़ैसला था। उस फैसले में जज साहब ने, मरहूम जज साहब अब तो वो नहीं है याद, ऑल्दो वो सारी कंट्रोवर्सी भी बन गई उनके फैसले से मुतल्लिक, तो उन्होंने उस फैसले में कहा था कि नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया और हिल मेटल के असल मालिक साबित हुए हैं और वो अपने असासों के ज़राए आमदन बताने से कासर रहे हैं या वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। तो उस सज़ा के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब ने, मरियम साहिबा ने और सफ्तर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी और जिस केस में उनको एहतसाब अदालत ने बरी किया था नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को, नैब ने उस केस की बरीयत के खिलाफ अपील कर रखी थी। तो 2 अपीलें, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सी अपील है, तो दरअसल 2 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक नैब की अपील और एक नवाज शरीफ साहब की और उनके साहबजादी की अपील। तो इस अपील की समाअत हुई परसों, जो नवाज शरीफ साहब की थी, जिस पर अदालत ने फरमाया कि जी मुतअद्दिद बार पेशी के नोटिस जारी किए गए लेकिन वो पेश नहीं हुए और उनको इश्तिहारी करार दिया गया। चूंकि वो पेश नहीं हुए, मफरू होने की वजह से हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं कि हम उनकी ये दरख्वास्त खारिज कर दें और मरियम बीबी का केस उनसे अलहदा करके जुलाई के पहले हफ्ते में अब वो सुना जाएगा। इसके अलावा बाकी जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं आज अब्बासी साहब के बारे में कहना चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में कि इनसे मुतअद्दिद बार ये इनको हमने ज़हमत दी, ये इज़्ज़त अफजाई करते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और अब्बासी साहब इज़ वन ऑफ दोज़ वेरी फ्यू अपने स्टेचर के पॉलिटिशियंस के, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमसे ये पूछा जाए, हमसे ये ना पूछा जाए। ये मेरे सामने चीज़ें पड़ी हैं, सवाल, क्वेश्चंस, लेकिन इनको नहीं मालूम कि मैंने इनसे क्या बात करनी है। जबकि बहुत सारे लोग, ये चूँकि 2 दिन से कंट्रोवर्सी भी चल रही है PTI और PMLN में कि जी ये उस पर दबाव डालता है मीडिया के ज़रिए और वो उस पर दबाव डालता है, तो मैं चूँकि अब्बासी साहब मौजूद हैं तो मैं इनकी मौजूदगी में इनको ये क्रेडिट देना चाहूँगा। सर, अदालत ने एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी का लेबल लगा दिया। नहीं, इश्तिहारी का लेबल तो लगा हुआ है वो पहले से है, इस अदालत ने नहीं लगाया जी। नहीं, वैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही पहले कह चुकी जी। नहीं, कहती नहीं है, वो आपको डिक्लेयर करते हैं जी। डिक्लेयर, ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी होती है कि इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया, वो कर चुके हैं। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा सितंबर 2020 में जब केस मियां साहब का चला, जब इनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, तो उस वक्त इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नवाज शरीफ अदालत को, निज़ाम को और हुकूमत को और अवाम को धोखा देकर यहाँ से गए और मुलजिम बाहर बैठकर निज़ाम पर और हुकूमत पर हंसता होगा। अब उन्होंने कहा कि जी जब तक वापस नहीं आएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, हम किस बात का रिलीफ थे। ये एक बड़ा सिवियर नहीं नवाज शरीफ साहब? ठीक बात है। जब तक जो आदमी अपील करे अदालत में ना हो, अपील नहीं सुनी जा सकती आमतौर पर। अदालत ने अपना कानूनी फैसला दे दिया है। नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए थे, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पिछले साल जमा करा दी थी अदालत में। अदालत ने पाकिस्तान हाई कमीशन की ड्यूटी लगाई थी कि आप वेरीफाई करें कि उनकी क्या सेहत है। वो वेरीफाई भी नहीं कर सके और उसके बाद अदालत ने कहा कि नहीं, हम मेडिकल रिपोर्ट कबूल नहीं करते और उन्होंने इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। ये मामला वहीं पर है। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी भी बीमारी की वजह से नहीं वो आ रहे? जी, बीमारी की वजह से। मरियम साहबा से एक सवाल हुआ इस हेयरिंग के बाद मैं चाहूँगा मरियम साहबा ने सवाल का क्या जवाब दिया वो ज़रा सुनाइए। वो तो कह रही है कि आज शाम आ सकती है अगर जिंदगी की जमानत मिल जाए। मुझसे ये सवाल करेंगे, मेरा भी यही जवाब होगा। नहीं, लेकिन बीमारी वाली बात गारंटी दे सकते हैं, बीमारी के लिए गए हैं, इलाज करवा रहे हैं, अगर उनके बगैर मुल्क नहीं चल रहा। और आज सबसे बड़ा इशू, आपने प्रोग्राम भी इसी बात से शुरू किया है, तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज भी सियासत का महवर वही है। मैं चौथा प्रोग्राम कर रहा हूँ कल शाम से, और कल मालिक साहब के पास गया था तो उनको मैंने गिन के बताया कि 26 मिनट 35 में से आपने नवाज शरीफ साहब पे लगाए हैं। हमने भी 35 जी, आप भी यहाँ। तो ये कोर्ट के मामलात हैं, उनकी सेहत का मसला है। जब तक सेहत सबसे अवलीन है। नवाज शरीफ साहब, हम ये भूल जाते हैं कि मुल्क से बाहर थे जब कन्विक्ट किया गया,
जी वापस फिर आए। जी वापस आ गए थे और जेल चले गए थे। सर वो 2013 के इलेक्शन से पहले, 18 के इलेक्शन, 18 के इलेक्शन के दौरान, यानी इलेक्शन कंडक्ट 25 जुलाई से पहले आए। जी इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था। जी बिल्कुल। तो आगे जेल चले गए थे, बेटी के साथ चले गए थे। तो जेल से उनको घबराहट नहीं है। मसला ये है कि यहीं से गए हैं इलाज करवाने, कोविड की वजह से वहाँ पर इलाज बंद है सिलेक्टिव। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता वासी साहब कि जब यहाँ थे, जो उस वक्त उनकी बीमारी की कंडीशन थी, मैं बिल्कुल कोई डाउट उस पर कास्ट नहीं करना चाहता, हम मिनवन मानते हैं जो रिपोर्ट सब कुछ जैसे चीज़ें चेंज हो रही थी, अब वो वहाँ से यहाँ से चले गए 19 नवंबर 2019 को, अब 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको गए हुए। आपकी पार्टी के लिए बीमारी वाली बात डिफेंड करना अब आसान हो रहा है? नहीं, हमें डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक हकीकत है। जो उनकी बीमारी तो कहीं नहीं गई ना, वो उसके सिम्टम्स कंट्रोल में आए हैं। जो सिम्टम्स थे, जो प्लेटलेट काउंट था, दीगर जो बातें थी, बीमारी वहीं पर है। अच्छा, उसके लिए डॉक्टर्स ने लिख के दिया। हम असल में डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ते नहीं है। डॉक्टर रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह और 4 बड़े मुस्तंद डॉक्टरों ने लिखी है कि इनको ये 3 मेजर ऑपरेशन होने हैं और उनका आपस में भी लिंकेज है और कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं। तो इसलिए वो जब इलाज हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। सर अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट इतनी सेटिस्फैक्ट्री है आज के दिन भी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, मौजूद अदालत को सितंबर 2020 में ये क्यों कहना पड़ा कि मुलजिम निज़ाम को, हुकूमत को, आवाम को धोखा दे के बाहर गया? जी उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। जो आदमी बीमार होता है वो उसको अपने तरीके से देखता है। क्योंकि बीमार नवाज शरीफ साहब में अदालत नहीं है, तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो इलाज के लिए गए थे और इलाज करवा कर आएंगे और अदालतों को फेस करेंगे। उन्होंने पहले भी अदालतों को फेस किया है। जितनी पेशियाँ नवाज शरीफ साहब ने भुगती हैं पाकिस्तान की तारीख में किसी से नहीं भुगती। वो तो सरदारी साहब भी कहते हैं कि जी मैं 11 साल जेल में रहा हूँ, मैंने भी पेशियाँ, मातरमा भी कहती हैं कि मुझे भी बड़ी पेशियाँ। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, आप भी गए अमेरिका? जी, ड्यू जो प्रोसेस था फॉलो किया, ड्यू टाइम में वापस आ गया अपनी हमशीरा के लिए। आपको तो कोई भी आपसे जी, मैं बीमार तो नहीं था ना, मेरी हमशीरा बीमार थी। मैंने अप्लाई किया, मैं ECL पर डाला गया था। जी बिल्कुल। मैं 2 साल से ECL पे था। मैंने अप्लाई किया, वो 3 हफ्ते बाद उसकी परमिशन मिली कि 1 टाइम आप 2 हफ्ते के लिए चले जाएं। मैं चला गया, जब वापस आ गया बात ख़त्म हो गई। अगर मैं इलाज करवाने गया होता और मैं इलाज मुकम्मल ना होता तो मैं वापस ना आता। अच्छा, ये हुकूमत ने अभी फिर बजट, जब ये डिबेट हो रही थी तो हुकूमत ने फिर तंज किया कि जी 1981 से नवाज शरीफ इक़्तिदार में, शहबाज शरीफ 97 से चीफ मिनिस्टर रहे, एक अस्पताल भी ऐसा नहीं बनवा सके कि जहाँ पे अपना इलाज करवा सके। ये बना लेते 3 साल में। देखिए, इलाज हर मरीज़ का हक होता है, जहाँ मर्जी कराए, आप उससे मत लें, उनको करवाने दें। जिस डॉक्टर अदालतों ने इजाज़त दी है, हुकूमत ने इजाज़त दी है, तो यहाँ से गए। यहाँ भी इलाज मुमकिन है, वो इलाज वहाँ पर करवाते रहे हैं, डॉक्टर वहीं पे हैं। यहाँ पर कोई डॉक्टर भी ऐसे पेशेंट को हाथ लगाने पे तैयार नहीं होता। सर इससे भी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, खुदा ना खास्ता। नहीं, मैं गुजारिश करूँगा कि जब आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हों, सियासी कैदी हों, प्रोफाइल आपका जी, तो फिर मसला पैदा होता है। डॉक्टर इसमें नहीं, डॉक्टर भी एहतियात करते हैं, और अगर मरीज खुद कह दे कि भाई मैंने आपसे इलाज नहीं करवाना, तो डॉक्टर तो बिल्कुल पीछे हट जाएगा। बिल्कुल, ये तो मरीज का हक होता है ना। हाँ, ये तो आप अदालत में भी जज को भी कह दें कि मैं आप पे यकीन नहीं रखता हूँ, तो जज भी हट जाता है। जी। अच्छा, अभी हुकूमत ने, यानी शेख रशीद साहब ने कहा कि जी हम बरतानिया के साथ 15 दिन में मुलजमान की वापसी के लिए मुआहदा करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये मुआहदा इंप्लीमेंट हो जाता है, चूँकि अदालत ने भी कहा कि या तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, यानी उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, या वो खुद सरेंडर करें। अगर मामला गिरफ्तारी की हद तक पहुँच जाता है नवाज शरीफ साहब की, तो गिरफ्तार कर लें। ये फिर उनके गिरफ्तारी पे तो नहीं करवाते ना, फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। उनको कुछ हुआ तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, ये कर लें। वो तो रणवीर साहब ने कहा था मैं भी लंदन जा रहा हूँ जहाज लेकर, उनको लेकर आऊँगा वापस। वो तो कैंसिल भी नहीं गए, कैंसिल हो गया, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। आप लोगों के डर से आपने जो सियासत कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो नहीं, हम क्या कर रहे हैं, तो चलिए अच्छा है, जहाज में आ प्राइम मिनिस्टर की फ्लाइट कहाँ कैंसिल होती है? उसके जो स्पेशल फ्लाइट है उसने जाना है, उसने प्राइम मिनिस्टर ने कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट में थोड़ा बैठ के जाना है। तो फिर क्यों नहीं गए? वो तो मेरा ख्याल है शायद अब सियासी माहौल इस किस्म का है, सियासी माहौल कोई वैक्यूम शायद ना छोड़ना चाहते हैं। चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, महंगाई उसी सतह पर है, मईशत गिर रही है, मुल्क तो उसी तरह चल रहा है जैसे चला रहे थे, बल्कि वो शायद ना यहाँ पे हो तो बेहतर चलेगा।
अच्छा, हमजा शहबाज साहब भी पेश हुए FIA में, उधर से भी एक बुलावा शहबाज शरीफ साहब का, गिरफ्तारी तो नहीं हुई। शाहिद साहब, सर आपके अकाउंट में 1 अरब रुपए अगर आ जाए जी, तो आप, मैं शुक्रिया अदा करूंगा भेजने वाले को। आप अपने बैंक से या अपने अकाउंटेंट से नहीं कहेंगे? कभी नहीं पूछूंगा। आप उस 1 अरब, आप भेजे मुझे 1 अरब, मैं बताता हूँ आपको। भेजे, एक दो भेज के फर्क निकलवा लेंगे। 1 अरब का करोड़ ही भेज दे। यानी आप उससे इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस एम्पायर खड़ी कर देंगे? जी जी। अच्छा, उसके बाद एक और 1 अरब आ जाए जी, और यूं 25 अरब के करीब पैसे आ जाए जी, तो भी आप सवाल नहीं करेंगे? नहीं कभी। आप मैं कह रहा हूँ आप भेजें, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, आप भेजें। अगर मैंने कोई सवाल किया तो मैं मुजरिम हूँ, आप भेजें। तो वो हमजा शहबाज कह रहे हैं कि मेरे भाई बातें ये हैं, ये सब किसी की बेइज्जती कराने के तरीके होते हैं। सवाल लिखते हैं, वहाँ पे कुछ और लिखते हैं। जो सवालनामा आपको वहाँ दिया जाता है जी, अच्छा, उसके जवाब का एक हिस्से में से एक लाइन निकाल के बाहर अखबारों को दे देते हैं। आप तो खुद चुके जी, मैं ये सब भुगत चुका हूँ। अच्छा, जरा वो अंदर का माहौल बता देना ताकि आज हम एक्सपोज भी कर दें इस चीज़ को। जब आप जाते हैं वहाँ पे, FIA हो, नैब हो, सवालनामा आपके सामने भी रखा जाता है, पहले भी भिजवा दिया? मेरे भाई, मुझे हो गए 34 साल सियासत में। मैंने ज़िंदगी में कारोबार भी किया है, कंपनियां भी चलाई हैं, वज़ीर भी रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म भी रहा हूँ। मुझसे एक 17 ग्रेड का आदमी क्या सवाल करेगा? मुझे वो स्टेट है ना सर, वो नहीं, सवाल करना उसका हक है। मैं उसकी कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन करता हूँ। आप कैबिनेट के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप वज़ीर-ए-आज़म की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये तो पर्सनल अकाउंट्स, ये पर्सनल अकाउंट की बात अलग है ना। जी जी, ठीक है। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है जो हमजा साहब को देना चाहिए था कि किसी को इख्तियार नहीं है ये पूछने का है। हाँ, यानी उनके अकाउंट में अरबों रुपए आगे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पॉलिटिक्स में है, कोई नहीं पूछ सकता। मुल्क का कानून है। ये आप रेमिटेंस की बात कर रहे हैं? जी, यानी रेमिटेंस अगर आपके अकाउंट में आए और आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को कुछ नहीं पूछ सकते जी, तो इसका मतलब है हमने इस पे लिमिट लगाई थी जी। हमने इस पे $1 लाख की लिमिट लगाई थी सालाना जी, कि एक शख्स आपको नहीं भेज सकता। एक शख्स यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं ना जी, तो ठीक है, यहाँ तो चपरासी, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। तो ये तो इसका मतलब है बाशी साहब, आप खुद हुक्मरान है, आपसे मुराद आप सियासतदान, आप खुद हुक्मरान है, आपने कानून बनाना है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, आपने पैसा बाहर भिजवाना है, आपने TT से मंगवाना है। अगर मैंने पैसा यहाँ गलत कमाया है जी, वो गैर कानूनी है। अगर मैंने पैसा बाहर भेजा है वो गैर कानूनी है। ये बिल्कुल, अगर आप यही इल्जाम है ना? नहीं, ये इल्जाम है ना। हाँ जी, ये फिर कर दे कि कौन सा जुर्म उन्होंने किया है? सर जुर्म उन्होंने ये किया है, जो मैं नहीं कह रहा, जो इल्जाम है, इल्जाम के तहत जुर्म ये किया है कि यहाँ से इल गॉटन मनी, उस इल गॉटन मनी को ये तो आपका मफरूजा है ना। नहीं सर, वो जो केस उनके खिलाफ है। नहीं, केस ये तो इल्जाम है ना। जी जी, इल्जाम है ना। तो आप प्रूफ दे दें कि कौन सी इल गॉटन मनी है, यहाँ पे किसने दी है। तो जिसके अकाउंट में पैसे आए, जिसने उस पैसे से बिजनेस एम्पायर खड़े किए। मैं आपको कानून की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है, मैं आपको कानून की बात कर रहा हूँ जी। कानून में बड़ा वाज़ेह है कि पहले आपको प्रूव करना है कि इन्होंने इल गॉटन मनी है। सही है, ठीक है। ये इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब पे भी लगा था सर। दो मेरी बात सुन ले। और लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है इल गॉटन मनी का। ये लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है। ठीक है। अब आप हमजा साहब पर वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं फिर गुजारिश करूंगा, सबसे पहले आपने प्रूव करना है कि यहाँ पे इल गॉटन मनी है जी। फिर आपने प्रूव करना है कि आपने उस पैसे को बाहर भेजा है। ठीक है। ये दो क्राइम्स हैं, ये जुर्म है। हाँ जी। इसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये कानून है कि अगर इतनी लिमिट तक रेमिटेंस बाहर से आपके अकाउंट में आ रही है, आपसे कोई नहीं पूछ सकता। जी, ये हमने बनाया था 2018 में कि 1 करोड़ की लिमिट है। पाकिस्तान में इस साल भी 25 करोड़ रुपया, 25 अरब डॉलर बाहर से रेमिटेंस आई है मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट। जी बिल्कुल। अच्छा, वो फिर सारे क्रिमिनल बन गए। सर उसमें फर्क है ना। क्या आप कानून साज हैं या मैं कानून साज कभी होता हूँ, कभी नहीं होता जी। कारोबार करना मेरा हक है। हाँ जी। मेरे रेमिटेंस आना भी मेरा हक है। कानून में नहीं लिखा हुआ कि आप कारोबार नहीं कर सके या रेमिटेंस नहीं आ सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपका हक है। बिल्कुल सही। अगर उसमें कोई कानूनी पेचीदगी है वो जरूर करें जी, ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल सही है। सर आप कानून साज हैं, आपसे मुराद है कि मैं पार्लियामेंट की बात करूं। पार्लियामेंट कानून मुकन्ना है, वहाँ बैठे हुए लोग कानून साज हैं, उन्हीं के कारोबार और बिजनेसेस हैं,
उन्होंने अगर इल गॉटन मनी उनके पास है जी। और उन्होंने उसको वाइट करना है जी। तो वो खुद ये कानून बना रहे हैं कि इतने पैसे बाहर भेज देते हैं हम किसी भी तरीके से वाया, और बाहर से उस पैसे को मंगवा देंगे, उसके ऊपर कानून की लेबल लग जाएगी कि जो बाहर से आ रहा है उससे जवाब नहीं। ये उन्होंने नहीं बनाया, ये पिछले 30 साल का कानून है। जो पाकिस्तान में सारा पैसा आता है ना जी, सारा उसके जरिए। इसहाक डार साहब ने ये 90s में बना दिया। ये शुरू में बना था, उसके बाद बहुत सी गवर्नमेंट्स आई हैं, वरना आपके मुल्क में कोई पैसा नहीं आएगा। आप ये बाहर से जो आदमी पैसा भेजते हैं उसको आप रोके यहाँ से। आप इल गॉटन मनी का क्वेश्चन यहाँ करते, कहाँ से पैसा आया भाई? आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों मुल्क से बाहर पैसा गया, ये बिल्कुल ये जुर्म है। लेकिन अगर रिमिटेंस आई है आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब्बासी साहब, अगर उसामा बिन लादेन जी, पैब्लो एस्कोबार, अगर ये वहां से पैसा बाहर से यहाँ भेज दें रेमिटेंस की सूरत में मेरे अकाउंट में, आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं दुनिया के इतने बड़े ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार से पैसा मंगवा रहा हूँ, मैं उसामा बिन लादेन से पैसा मंगवा रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ इतना कह देना काफी कि जी आपसे पूछ नहीं सकते बाहर से आप पैसा? ये चेक कर लें कि उसामा बिन लादेन के अकाउंट में यहाँ कितने पैसे आए थे जब वो यहाँ एबटाबाद के साथ रह रहा था। एबटाबाद नहीं, जब वो यहाँ से 80 से रह रहे थे। ये पैसे आज के नहीं आ रहे। मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूँ, पैसे भेजता रहा हूँ जी, मुझे बाहर से पैसे भी आते रहे हैं। तो वो आपकी अपनी अर्निंग भेजते रहे आप? मेरी अर्निंग नहीं है, मेरा दोस्त है इन्वेस्ट करना चाहता है, मेरे पैसे भेज दो। लोग प्लॉट लेना चाहते हैं, पैसे भेज देते आप हैं। तो पढ़ रहे थे ना अमेरिका में? नहीं, मैं पढ़ रहा था, मैं नौकरी भी की है जी। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी रहा हूँ, मैं सब मराइल से गुजरा हूँ। ये कानून बन चुका है मुल्क का, इस कानून को बदल दे कि किसी के अकाउंट में बाहर से पैसा नहीं आएगा। इस तरह तो सर ये तो एक नहीं, फिर आप कह रहे हैं ना, मैं तो कानून बता रहा हूँ सर, आपको। पैसा आने पे एतराज नहीं है। हाँ। पैसा आने पे तो इमरान खान को, नायब अदालत, किसी को एतराज नहीं है। सवाल इस बात पर है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। अच्छा, 21 लाख रुपए शहबाज शरीफ साहब की नेट वर्थ थी 1991 में जी, और उनकी फैमिली की 21 लाख से वो 2018 में बढ़ के 7 अरब से ज्यादा हो गई जी। तो आप कह रहे हैं कि सवाल ना करें इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल सवाल करें। तो यही तो सवाल हो रहा है ना बनता सर, ये और वो कैसे बने ये सर? सवाल बनता है। हाँ। ये सवाल आपको करना चाहिए। तो वो सर इसी तरह बने ना। वो आप सवाल कर ले ना जी। अगर मुझे बाहर से पैसा आ रहा है बस ठीक है, उसमें वो सवाल, उसका जवाब यही कि बाहर से पैसा आया है, फलाने कानून के तहत आया है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आप पहले मेरे प्रोग्राम में भी और जगहों में भी कह चुके हैं कि एक रिकंसिलिएशन कर लें, यही आप कह चुके हैं ना आप? किस चीज़ की? यानी मुल्क में एक दफा चीजों को सेटल डाउन नहीं, कर दें। रिकंसिलिएशन ना करें। रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है। ट्रूथ कमीशन, ट्रूथ कमीशन बना दें। उस ट्रूथ कमीशन में ये सारे फाइनेंशियल स्कैम्स भी शामिल ये होंगे। भी सब डाल दें। स्कैम नहीं है, ये भी डाल दें ठीक है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी बीवी जाते जाते उनको जायदाद देगी, तलाक में उनको जायदाद मिल गई, वो भी ठीक है। किसी के पास रेमिटेंस आई, वो भी ठीक है। आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किन लोगों को आती है। पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री फॉरेन रेमिटेंसेस पे लगी हुई है। अक्सर कारोबार फॉरेन रेमिटेंस पे लगे हुए हैं। उसमें क्या वो सारे इलीगल भी होंगे? जी, इलीगल तो आपने प्रूव करना है ना जी। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इस शख्स ने यहाँ पर इलीगल पैसा बनाया। इलीगल पैसा क्या है? इलीगल पैसे दो मेजर किस्म के होते हैं जी। एक, आपने टैक्स चोरी की, बिल्कुल टैक्स एवेजन, हाँ, जो सारा पाकिस्तान टैक्स चोरी करता है। दूसरा, आपने इलीगल पैसा किसी से ले लिया जी, यानी आपने करप्शन की, आपने Kickbacks कमीशन ले लिया, किकबैक ले रिश्वत लिया, फिर आपने एक आदमी को दिया, हाँ। इसको घुमाना कहते हैं, वो पैसे बाहर भेजता है, पैसे आ जाते हैं। आपको इसका ये जो पार्ट है प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई बंदा ये अगर इदारे ये पार्ट प्रूफ नहीं कर सकते, जी, इन्वेस्टिगेटिव इदारे ये पार्ट प्रूफ नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि एक आदमी के ऊपर अगर अरबों रुपए की उसकी एसेट्स या उसकी वेल्थ वो डिटर्मिन नहीं हो पा रही कि वो कैसे बनी है, तो इसका मतलब उसको हम स्कॉट फ्री छोड़ दें? जी, फॉरेन रेमिटेंस से बनी है, प्रूव हो गया ना। फॉरेन रेमिटेंस में आपने अलाउ किया हुआ है, कानून अच्छा, है। फॉरेन रेमिटेंस पे बनी है, इसी पे आ जाते हैं सर। जी, ब्रेक से पहले जरा इसको निपटा के जरा फिर आगे चलते हैं। फॉरेन रेमिटेंस से बनी, फॉरेन रेमिटेंस सर अगर आ जाएगी, मेरा कैमरामैन सामने बैठा है, मेरे कैमरामैन की तनख्वाह 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख होगी। अगर इसके अकाउंट में अचानक 5 करोड़ आ जाए, हफ्ते के बाद फिर 5 करोड़ आ जाए, तो ये इसको ब्लैंकेट कवर दे दे फॉरेन रेमिटेंस? जी, उसको ब्लैंकेट कवर है, कोई उससे सवाल नहीं हो सकता। और अगर ये मेरा कैमरामैन जो है, 25 अरब डॉलर आता है साल, अगर मेरा कैमरामैन जो है सर ये MNA हो, MPA हो, मिनिस्टर हो, फिर भी हम इसको कह रहे जी, कानून में कोई सवाल नहीं। आप एथिकली सवाल कर सकते हैं
लेकिन आप वैसे सवाल नहीं कर सकते। मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो अभी इस साल रिजर्व्स आए हैं, इसमें से $3.5 बिलियन जो है हुकूमत को खुद रिमिटेंस आई है। हुकूमत ने मनी एक्सचेंजर से $3.5 अरब को सेकेंडरी रिमिटेंस के तौर पे समझा जाता है, वो भी लिए। तो हुकूमत खुद भी $3.5 अरब, बट वो किसी की पर्सनल तो नहीं अकाउंट में है ना, नेशनल एक्सचेकर में किसी के भी है, बाहर से पैसा आया हुआ है। हाँ, लेकिन वाजिद साहब ये तो फिर भैया बंद कर देना, मैं कह रहा हूँ बंद कर दें, या लिख दें कि MNA MPA को नहीं आना चाहिए, लिख दें कि MNA और MPA के अकाउंट नहीं, लिख दें ना, वो कुछ भी ना, MNA MPA उनको खाने का हक नहीं है, कारोबार का हक नहीं है, उनको कोई पैसा, तो अब तक जो बड़े पारसा लोग हैं उनको बगैर पैसे की जिंदगी गुजारनी चाहिए, मस्जिद में गुजारे। तो अब तक जो आ चुके हैं इस पे कहा सुना माफ नहीं, उनसे पूछे ना, अगर किसी ने यहाँ जुर्म किया है, अगर आपको कोई कमीशन किसी ने दिया है, देखिए करप्शन अगर पाकिस्तान में हुई है तो कोई जुर्म हुआ होगा ना, किसी ने पैसे देने वाला भी होगा, बिल्कुल ठीक है ना, उस आदमी को बता दे कि भाई मैंने पैसे दिए हैं, मैंने ठेका लिया था जनाब, मैंने पैसे दिए हैं। सर पहले ये चीज़ तो प्रूफ हो जाए कि ये जो कप पड़ा हुआ है सर, ये कप कहाँ से आया है मेरे पास, पहले ये तो प्रूफ हो जाए ना। ये बाहर से पैसा आया है, तो बाहर से पैसा अगर मेरे चपरासी के अकाउंट में, मेरे क्लर्क के अकाउंट में आपको क्या है, और मेरा चपरासी ये कह रहा है सर, मैंने खुद वो दरख्वास्त पढ़ी है, चपरासी कह रहा है कि जी मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना, मैं बाहर कहाँ से चला गया, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना, और उसके नाम से पैसा आ रहा है। ये पता कर लेना कैसे आया, तो वो तो कह रहा है कि मैं, इसका मतलब ये है कि आया, तो फिर पता कर ले कहाँ भेजा, किसने भेजा। सारे लीगल चैनल से आता है ना जी, कोई गठरी नहीं आती पैसे की, एक रिमिटेंस होती है। हाँ तो वो रिमिटेंस बाहर से किसी ने भेजी है, हाँ तो वो यकीनन वहाँ से किसी ने उसको एक बैंक में कोई गया होगा, पैसे दिए होंगे, अकाउंट होगा, बैंक ऐसे पैसे नहीं भेजते वहाँ। सर उसका एक तरीका वारदात है ना। हाँ। मैं जनरली जो बता रहा हूँ होता क्या है, मैं बाहर रहता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैंने हर महीने $1000 अगर अपनी फैमिली को भेजने हैं, मैं वहाँ के एक मनी चेंजर के पास जाऊँगा, उसको $1000 दूंगा, और यहाँ से कोई XYZ पॉलिटिशियन अपने फ्रंट बॉय को भेज के, कैश बॉय को भेज के, वो $1000 के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीस मेरी फैमिली को भिजवा देगा, और वो मनी चेंजर जो है लंदन वाला, वो मेरे वाला $1000 उस पॉलिटिशियन को रेमिटेंस कर देगा। सर तरीका वारदात तो बड़ा सीधा है, पकड़ा तो गया। देखिए अगर आपने $1 अरब बांटा है लोगों को, पकड़ा जाता है, क्योंकि ऐसी मुश्किल बात नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और शायद साहब से मजा आता है सवाल जवाब करने में। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, सर हमजा शहबाज साहब, मैं हमजा शहबाज साहब का वकील नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं आपको कानून की बात कर रहा हूं। कानूनी बात। अच्छा सर, वो पॉलिटिशियन है, अब तो उनका सियासी तजर्बा भी काफ़ी हो चुका हुआ है, ऑपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के अंदर, इस बात को तो एक तरफ रख दें कि वो 2 साल जेल भी गुजार, 2 साल जेल भी, ये भी क्रेडिट मिल गया ना तमगा, ये क्रेडिट है, क्रेडिट आपको क्रेडिट चाहिए। ये हिफायत मुल्क है जहाँ कौमी असेंबली का लीडर तो जेल में, हाँ, और पंजाब असेंबली का लीडर तो जेल में जी, ये क्रेडिट हासिल कर रहे हैं जी। तो उन्होंने सर ये जब वो FA के सामने पेश हुए, उन्होंने, अच्छा 25 अरब का उनको नहीं पता, मेरे लिए इसमें ताज्जुब। पहले मुझे एक बात बताइए, कौन सा कानून इजाज़त देता है कि आप किसी आदमी की तफ्तीश करके बाहर प्रेस को बातें लीक करें? ये गैर कानूनी है सर, ये तो पूरी दुनिया में प्रेस अपने सोर्सेस से माजरत के साथ गैर कानूनी है। लेकिन ये तो देखें ना सर, प्रेस भी कर रहा है तो गैर कानूनी कर रहा है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए प्रेस के खिलाफ। अब हो सकता है हमारा ये हमारे मुल्क में होता है, यहाँ तो चेयरमैन और सारे उठ के करते हैं, ये बात गलत है, आप किसी की इस तरह तक नहीं कर सकते। नहीं, वो तो क्वेश्चन आंसर का ही, क्वेश्चन आंसर नहीं, आप बाहर नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ, मेरी डिमांड है कि इसको लाइव करें, कि कैमरे लगाएं, तफ्तीश में भी, अदालतों में भी, ताकि अवाम को पता चले क्यों घबराते हैं आप। अच्छा वाह सर वाह, इधर आप कहते हैं कैमरे लगाएं, उधर आप कहते हैं शो ऑफ हैंड से वोट ना देने दो। कौन से? सेनेट में नहीं, देखिए वोट जो है, वोट की जो तकद्दुस है वो उसकी सीक्रेसी में होता है, तफ्तीश का भी तो तकद्दुस है, सीक्रेसी में होता है। नहीं, तफ्तीश को कोई, आप खुद लीक कर रहे हैं बातें,
ये तफ्तीश में जो बात होती है वो कोर्ट प्रोसीडिंग के हिस्सा बनती है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो एक दिन ओपन हो जाती है। मैं कह रहा हूँ जो इफेक्ट हो रहा हूँ जी, मैं कहता हूँ टीवी कैमरा लगा के मेरे अवाम को दिखाओ कि मैंने क्या करप्शन की है, दिखाओ उनको, दिखाओ कि क्या तफ्तीश करते हैं आप। सर दिखाएं, जिस वक्त JIT काम कर रही थी नवाज शरीफ साहब के ऊपर, हुसैन नवाज साहब पेश हुए थे JIT के सामने जी, एक तस्वीर सामने आ गई जी, हुसैन नवाज साहब बड़े कंफर्टेबल माहौल में कुर्सी के इस तरफ बैठे हुए, सामने तफ्तीश हो रही है। आपको याद है आप लोगों ने कितना तूफान खड़ा किया था, हद तक इज्जत कर दी हुसैन नवाज, गलत था। तो फिर लाइव दिखाएंगे, ये तो मेरा हक है ना, आप मेरी तफ्तीश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दिखाएं। आप क्यों घबराते हैं? आप तो तफ्तीश कर रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, दिखाएं लोगों को, ताकि वहां सियासतदान फिर बैठ के वो सियासत करें। नहीं, सियासत नहीं है, तफ्तीशी के सामने मैं सही बात करूंगा, तफ्तीशी के सामने। सामने आपकी बात नहीं कर रहा मैं, तो जो भी है जो भी है तफ्तीश, उसने सवाल करना है, मैंने जवाब देना है, लोग फैसला कर लेंगे ये सियासत है, ये जवाब है। अच्छा सर, मेरे लिए इसमें ताज्जुब नहीं था कि हमजा साहब के पास जो पैसे आए वो उसका जवाब नहीं दे सके। मेरे लिए ताज्जुब की बात ये थी कि हमजा शहबाज साहब, उनको ना फैटफ कवानीन का पता था, उनको ना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का पता है, ना उनको एंटी करप्शन एक्ट 1947 का पता है, और वो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में। ओवरसाइट क्या करेंगे वो इस मुल्क के? मेरे भाई, मैं नैब की केस भुगत रहा हूँ, पूरी नैब को नहीं पता। समझा नहीं, सॉरी। नैब को नहीं पता कि आमला क्या है, फैटफ क्या है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन का नहीं पता। यानी नैब भी इतनी जाहिल है माशाल्लाह जी, सारे ही इसमें। तो अगर वो काबिल होती है, उनका रोज का काम है, मेरा ये रोज का काम नहीं है। मैंने कानून देख रहा था, मैं किताब खोल के देख रहा था, पाकिस्तान के हजारों कानून है, मैं हर कानून याद नहीं रखता। बट बेसिक इस किस्म के एक आम, ये कोई बेसिक कानून नहीं है, ये तो ये जहालत के कानून जो हमने बनाए हुए वो है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जहालत गलत कानून है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी दुरुस्ती मैंने खुद की थी, मैंने और फारूक नाइक साहब ने बैठ के दुरुस्त करके पास किया। जो कानून वो बना रहे, हुकूमत लेकर आई थी, उसको पढ़ लें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। सकूक बॉन्ड्स जारी किए हुकूमत ने, जिस पर PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने तनकीद की है कि जी ये मुल्क की हर चीज़ गिरवी रख दी है इस हुकूमत ने, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, कोई चीज़ नहीं छोड़ रही, और ये कोई 10वीं 12वीं दफ़ा सकूक बॉन्ड जारी कर रही है हुकूमत। इस पर तनकीद क्या की है, मरियम साहबा ने दिखाएं। पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? आप कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि सड़कें बनाने से, मोटरवेज बनाने से, मंसूबे लगाने से तरक्की नहीं होती, तो उन्हीं मंसूबों को आज गिरवी रखने से कौन सी तरक्की हो रही है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा तनकीद कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत सब कुछ मुल्क का बेच रही है, गिरवी रख रही है। सर आपने जानते हैं आपकी हुकूमत ने कितना कुछ गिरवी रखा? सर 2008 से लेके अब तक 32 बार सकूक बॉन्ड जारी किए गए, 32 बार से। 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी ने 14 सकूक ट्रांजैक्शंस की, 501.5 अरब कर्ज हासिल किया। 2008 से लेके 13 तक, जिसमें आपका अरसा भी शामिल है, आपकी हुकूमत ने 5 सकूक ट्रांजैक्शंस की, 435 अरब रुपए हासिल किए। आप करें तो ठीक, वो करें तो गलत। सर देखिए, सकूक बॉन्ड जारी करती है हुकूमत, उसको कोलैटरल आपको देना पड़ता है। फ़र्क ये है कि ये वो हुकूमत है जो कहती थी ये जुल्म हो गया मुल्क के साथ, ये प्रोजेक्ट लगाकर। आपको पता है बजट के अंदर 252 अरब रुपया की आमदन कहाँ से शो की गई है कि हम नवाज शरीफ के जो 2 पावर प्लांट, जिनको ये सारे वज़ीर आज़म कहते रहे 3 साल के, ये महंगे लग गए हैं, बड़ी महंगी बिजली है, जो आज पाकिस्तान को 4000 मेगावाट दे रहे हैं, उनको बेचकर इन्होंने इस साल 252 अरब कमाना है। हमने कुछ बनाया है तो सकूक बॉन्ड जारी किए ना। आपको इस बात पर एतराज़ होना चाहिए अगर तो वो ठीक है। मुझे देखिए, ये मैकेनिक्स होते हैं कि आप पैसा कैसे रेज करते हैं जी, ठीक है। जब वो बॉन्ड पे ऑफ हो जाएगा, आपका कोलैटरल रिसीव हो जाएगा। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उस एसेट के खिलाफ थे। मोटर में बन गया, उजराब ने पावर प्लांट बना दिए, बड़ा जुल्म हो गया मुल्क के साथ, ऑरेंज ट्रेन बन गई, एयरपोर्ट बन गए। बात ये होती है कि उनको जब आपने बनाया हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ यार ये नहीं करना चाहिए,
अगर आप जब जो चीज़ बनी हो उसी पर एतराज़ करें और उसी को इस्तेमाल करें, उसी को बेचकर पैसे बनाने की कोशिश करें। सर मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, आई स्टैंड बाय यू कि इन प्रोजेक्ट्स को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए, ये आप फरमा रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मरियम साहबा ये नहीं कह रही है जो आर्गुमेंट आपने दिया, मरियम साहबा कह रही है कि हुकूमत सब कुछ सौदागर लुट मचा दी, बर्बाद कर दिया। तो ये तो सकूक आपने भी किए ना जारी सर। सकूक सारी हुकूमतें करती हैं, तो फिर इन्होंने कर दिया। सकूक इस्तेमाल किधर कर रहे हैं? अगर आप कोलैटरल लेकर कोई और चीज़ बना रहे हैं उस कर्जे से, इस हुकूमत ने आज तक जो कर्जा लिया है उससे एक पैसे की चीज़ बनाई नहीं है। सर ये एक अगेन एक और डिबेट है और क्वेश्चन है, ये भी वैलिड क्वेश्चन है, मैं आपके इस क्वेश्चन को भी एंडोर्स करता हूं, बट मरियम बीबी ने ये बात भी नहीं की है। मैं कह रहा हूं कि सर ये पॉलिटिक्स करना, मैं मरियम बीबी तरफ से आपसे माजरत चाहता हूं, गलती हो गई। आपकी वाइस प्रेसिडेंट है सर। ये हर आदमी अपनी राय देता है जी, हर आदमी अपनी राय देता है। हाँ ठीक है, हुकूमत जो काम करती है उसको डिफेंड करना पड़ता है कि मैं कर्जा क्यों ले रहा हूँ, हम डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने अगर सकूक किया, उस पैसे को लेकर इन्वेस्ट किया, दीगर एसेट्स बनाए जिनको आप आज फिर गिरवी रख के और पैसे ले रहे हैं। यहाँ तो आप जो पैसे ले रहे हैं वो तो नॉन प्रोडक्टिव यूज में जा रहे हैं, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। ये तो आप कह रहे हैं ना, नहीं वो तो कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, दिखा दें। वो कहते हैं हम कर्जे वापस कर रहे हैं। किसने वापस कर रहे हैं कर्जों की जो आप लेके छोड़ के गए थे? यार जो आदमी ये बात करे, मैं उसकी जहानत अकल पे मुझे बड़ा सीरियस शुबा है। अगर आप कर्जे वापस कर रहे हैं फिर कर्जे बढ़ कैसे गए? ये तो हमें भी सब 20 अरब डॉलर कर्जे बढ़ गए कैसे बढ़े? ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, उनको जो बता दे तो उसी को आगे बयान कर दे। 95 अरब छोड़ के गए थे, 115 अरब डॉलर हो गए। हदीस नबी है कि सबसे बड़ा झूठा होने के लिए काफ़ी होता है कि जो बात सुने आगे बगैर तफ्तीश के बयान कर दें। होता ये है, आप ये 1 अरब डॉलर का कर्जा है, XYZ बैंक है, आपने 31 जुलाई को वापस करना है, आप कहते हैं जी ये ले जी, ये 1 अरब डॉलर हमने आपको वापस कर दिया। वो कहते हैं जी ये ले जी 1 अरब डॉलर वापस मैंने आपको दे दिया। ये ट्रांजैक्शन होती है, सही है, रोल ओवर इसे कहते हैं जी। तो किसी वो समझते हैं कि मैं कर्जे वापस कर रहा हूँ, भाई वापस कर रहे हो, लिए कितने? बिल्कुल ठीक है, वो तो मैंने बताया 95 अरब डॉलर पर आप छोड़ गए थे, 115 अरब डॉलर इस वक्त माशाल्लाह हो चुके हैं। सर आपने कहा कि पीटीआई सियासत करती थी। सियासत आपके दौर में जब आप हुक्मरान थे, ये ऑपोजिशन में थे, कहते थे कि मोटरवेज क्यों बना दिए, एयरपोर्ट क्यों बना दिए, यही करती थी ना पीटीआई। हुकूमत में आकर करते रहे ना, मैं अपोजिशन का काम होता है ये करना। ठीक है, हुकूमत जब आप आ जाए तो फिर आपको हकायक पता होते हैं, अपोजिशन में हकायक का पूरा इल्म नहीं होता कि पानी कितना है, पता फिर चलता है ना जी। जब आप आते, अब आ गए हैं, जब आए हैं तो फिर क्या ये सारी रटें, वही रटें लगाई हुई हैं जो उस वक्त की हैं, कोई नई बात है। यही मैं फरमा रहा हूँ ना सर, अर्ज कर रहा हूँ कि ये सियासत करते थे आपके खिलाफ ना। सर अपोजिशन में सियासत जरूर करें जी, जब हुकूमत में आ जाए फिर हुकूमत चलानी पड़ती है, फिर सियासत नहीं करनी, सियासत गुंजाइश नहीं रहती। बेजा सियासत करते थे ना, आज भी कर रहे हैं, उस वक्त भी नहीं, उस वक्त अपोजिशन का हक होता है जी। अपोजिशन तनकीद करती है, मुस्बत तनकीद होनी चाहिए ना, ऐसे बेतुकी तनकीद तो भाई बेतुकी नहीं होती। जो आपके जहन में आपको पता होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वही करते हैं ना। अब उनकी अकल इतनी थी, वही बात कर देते थे। हम अपोजिशन में बातें लव किस्म की बातें नहीं करते, अकल की बात। यही तो साबित करना चाह रहा हूँ ना कि आपके दौर में भी ऐसी बातें हो रही है ना, आप भी ऑपोजिशन हो गई है। ये एक उनका अपना तजिया है, ये नहीं करना चाहिए जी। मेरा तजिया शायद कुछ और हो, लेकिन बात ये है कि ये एसेट्स हमने क्रिएट किए हैं। बिल्कुल सही है। आप हुकूमत में आकर कहते थे कि ये एसेट गलत है, आज उन्हीं से आपको ही फायदा मिल रहा है, तो गलत तो ना हुए ना। अच्छा, अब आप इस बात से मुत्तफिक हैं, इस बात को यहाँ क्लोज करते हुए कि सकूक बॉन्ड्स जारी करके जो पैसा हुकूमत लेती है उसमें हर्ज नहीं है, उसके गलत इस्तेमाल पे हर्ज है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, सकूक उस वक्त इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट किस्म की फाइनेंसिंग आप लेते हैं। सकूक इस्तेमाल होते हैं जब और फाइनेंसिंग आपको अवेलेबल ना हो जी। कोलैटरल बेस्ड फाइनेंसिंग उस वक्त इस्तेमाल करती है हुकूमत। इसका मतलब ये है कि आपको और फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एक नेगेटिव साइन होता है मेरी नज़र में। कुछ लोग इसे एग्री नहीं करते। अगर सकूक की फंडिंग आपको कोलैटरल देकर सस्ते दामों मिल जाए, वो फ़ायदा होता है। राइट। ब्रेक से पहले ज़रा ये बता दें आखिरी कि तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर आप तैयार हैं अपोजिशन, तो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने को तैयार हैं। ये आप लोगों का मुतालबा था, आए आ गया सर, कर ले आए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी है क्या कि मुल्क की मैशत का ढांचा बना ले। ये ढांचा नहीं है जो आज ढांचा है, ये ढांचा तो नहीं चलेगा। चले, वो तो अब कह रहे हैं ना कि हम आगे मिलकर बना लें। मुल्क की मैशत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे चलती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक मुल्क को एक ज़ाब्ते के मुताबिक चलाने से आती है।
जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती मईशत नहीं चलती। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। मैं और आप एक कागज़ पे साइन कर लें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख दें, कुछ नहीं होगा। जैसे COD पे दस्तखत कर दिए थे, कुछ नहीं हुआ। नहीं, COD कुछ उसके हुए, वो दो पार्टियों के दरमियान था, ठीक है ना। वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, कुछ इम्प्लीमेंट हो गए, कुछ नहीं हो सके। उसके फ़ायदे हुए, उसके बाद हुकूमतें आई, कुछ उन्होंने आगे बढ़ाया जमहूरियत को। बहरहाल तो अब बासी साहब, बेहतर नहीं कि इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर अगर दस्तखत कर लिए जाएं और जी, एक लम्हे के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया हुआ किसी ने नहीं है, अब बनेगा, नेगोशिएट होता है। हाँ। बना ले, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। वो एक ड्राफ्ट बना के ले आएंगे ना, आपसे मुशावरत शहबाज शरीफ साहब ने पहली तकरीर में ये बात 3 साल बाद बात समझ आई है। आइए, चले, अच्छी बात है। अगले 2 साल या जो भी है उसमें टाइम याद हो गई। अगर सर 2023 में आपकी हुकूमत आ जाती है, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें, पता नहीं ये कहना चाहिए ना करें, अवाम को मौका दे दे तो फर्ज मफरूजे पे बात। तो अगर आपकी हुकूमत आ जाती है 2023 में सर, यही ऑपोजिशन में होगी, PTI और लठ लेकर आपके पीछे लगी होगी, तो बेहतर नहीं है आज अगर वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह रहे हैं कर लें, आप भी कर लें, हमारे पीछे लगना चाहिए। सब चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं ना, ताकि आप हो, आप भी सुखी, वो भी सुखी। हमारे पीछे लगना चाहिए। सुखी की जरूरत नहीं है, हर हुकूमत के पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अपना काम करे। कुछ प्रिंसिपल्स आपको एग्री करने पड़ेंगे, उन पे फैसला कर, बेसिक प्रिंसिपल, बिल्कुल, जिनको हमें ब्लैक एंड व्हाइट में रखना होगा। हर चीज अगर ग्रे में रखी जाए, मैं ये कहूंगा कि वो इंडिपेंडेंटली ये चीजें नहीं हो सकती, ये सब लिंक्ड है आपस में। ये लिंक्ड हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, ये लिंक्ड हैं आइन की बालादस्ती से, ये लिंक्ड हैं इलेक्शनों से। राइट, यानी आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। आइसोलेशन वासी साहब ये फरमा रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वापस आके ब्रेक के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, कश्मीर का इलेक्शन है, फैटफ के ऊपर फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी ने आपको ह्यूमिलिएट किया, आपके फैसले की इंसल्ट की। कौन से फैसले? जो आपने उनको एक्सप्लेनेशन का नोटिस भेजा था और ह्यूमिलिएट नहीं किया, अपने आप को ह्यूमिलिएट किया। चले, अपने आप को कर दिया, वो फारिग हो गए PDM से, यानी पेपर यूं फाड़ के डस्टबिन में फेंक देना। मैंने भी फारिग कर दिया PDM से। नहीं हुए ना फारिग सर, यही तो बात है ना सर, PDM से निकाल दिया ना सर, ना नहीं निकले ना सर, आपने निकाला ना। शहबाज शरीफ साहब ने फिर वापस जफियां डाल दी बिलावल साहब से, सेटिंग हो गई। बिलावल साहब को रोज जफी डालें, PDM में पीपल्स पार्टी नहीं है सर। पार्लिमानी पॉलिटिक्स में पार्लिमानी पॉलिटिक्स सब जगह पे है, PDM एक तहरीक है। और अगर शहबाज शरीफ साहब कहें कि इन्होंने शामिल करो अंदर, तो फिर नहीं होंगे, उनके कहने पर भी नहीं होगा। 8 जमातें हैं PDM के अंदर, उनका फैसला पहले PMLN खुद फैसला करेगी कि वो चाहती है, उसके बाद PDM के प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। PMLN क्या चाहती है? आप PMLN जो एतमाद तोड़ेगा, इत्तेहाद एतमाद की बुनियाद पे होते हैं, जो तोड़ेगा उसकी जगह नहीं रहती। शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट हैं, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और PDM के भी ओहदेदार हैं जी। आपकी पार्टी क्या कह रही है अदर देन शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो जरदारी के पेज फाड़ने के बाद, और जो कुछ जरदारी साहब ने बाहर लीक आउट की खबरें नवाज शरीफ साहब के बारे में और मरियम साहब के साथ जो मुकालमा हुआ, उसके बाद आप समझते हैं कि इनको वापस लाना चाहिए PDM? नहीं, मेरे समझने से नहीं है, ये PDM फैसला कर चुकी है, उनको खारिज कर चुकी है। और अगर शहबाज शरीफ कह दें कि जी इन्होंने लाओ वापस लेके आओ, मैं फिर गुजारिश करूंगा, ये बातें मुशावरत से जमात के अंदर होती हैं, एक शख्स के फैसले नहीं होते। तो फिर ये फैसला PDM का फैसला है, मैं सेक्रेटरी जनरल के तौर पे उस फैसले की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं फैसले मैं भी नहीं करता जी, बिल्कुल सही, मैं मुशावरत से PDM फैसला करती है। तो अगर किसी को शौक है कि पीपल्स पार्टी को लाना चाहिए, वो PDM के प्लेटफॉर्म पे ले आए, बात वहाँ डिस्कस होगी और फैसला हो जाएगा। सर मेरी इतला तो यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़ हैं शहबाज शरीफ साहब से इस बात पर कि हमने अभी तक उनको माफ़ी नहीं दी, PDM ने अभी हमने स्कोर सेटल नहीं किया, आपने वापस उनको दोबारा एंगेज करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, एंगेज देखें, लीडर दी ऑपोजिशन है, पीपल्स पार्टी उनको लीडर द ऑपोजिशन मानती है कौमी असम्बली के अंदर, ठीक है, वहाँ पर मुशावरत रहती है। सर ये तो पर गुड कॉप बैड कॉप वाली गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, वो एक तहरीक है जी, उस तहरीक के मकासद हैं,
वहाँ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होती। बिल्कुल सही है। ठीक है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी और ANP उस तहरीक के अंदर अब शामिल नहीं है। सर, जो पार्टी आपकी तहरीक के में आपके हम कदम चलने के काबिल नहीं है, बकौल PDM के या बामुताबिक PDM, जो इस काबिल नहीं है कि आप उसको अपनी तहरीक के हम सफर करें, आप पार्लियामेंट में उसके साथ फिर क्या नहीं, डाइकोटमी है सर? इस काबिल में कमी उन्होंने खुद चले उन्होंने उसका मुजाहरा किया ना, तो वो हो गए। यहाँ तो रोज वोटिंग है, वोट में सारी अपोजिशन इकट्ठी है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, वो भी वोट डालते हैं, हम भी वोट डालते हैं। अच्छा, इलेक्शन रिफॉर्म से अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने शायद ऑपोजिशन का इशाया करना है, उसमें भी मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब इशाया नहीं, उन्होंने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो सारी जमातें बैठेंगी एक मकसद के लिए। इलेक्टोरल जो रिफॉर्म है उसके बारे में क्या उनकी राय है, वो एक मुतफ़िका राय डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। ये PDM से मुख्तलिफ होगी। ये PDM एक तहरीक है। PDM का वाहिद और सिर्फ मकसद मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करना है। अच्छा, अभी आप जलसे शुरू करने जा रहे हैं PDM के, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में। अब कराची में आप जलसा करें जी, इससे पहले जो कराची में आपने PDM का जलसा किया तो मज़ार कायद के साथ पीपल्स पार्टी होस्ट थी, बिलावल और मरियम दोनों स्टेज पर थे, और अब आप जलसा करेंगे कराची में, तो जलसा किसके खिलाफ होगा सर? किसी के खिलाफ नहीं है। जलसा तो एक तहरीक के हक में होता है ना, हम किसी के खिलाफ जलसे नहीं कर रहे। जलसे में मुतालबा हम बात कर रहे हैं एक मकसद की। ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की जंग नहीं है, कुछ जीतने की जंग नहीं है, मुफाद की जंग नहीं है। ये तहरीक है, मकसद है कि मुल्क को आइन के मुताबिक करें। आप ये बात भूल जाते हैं अपनी इस तमाम डिबेट के अंदर कि 8 जमातें आज हैं, हर सोच हर फिक्र की जमात है। वो जमातें हैं जिनको हम गद्दार कहते रहे, हमने जेलों में डाला, फांसियां दी। आज वो तमाम लोग एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम को उसके आइन के मुताबिक करें। इससे बड़ी फतह सियासत में मैं नहीं समझता हूँ कोई तहरीक हासिल कर सकती। आप इलेक्शन शफाफियत के लिए तहरीक चला रहे हैं ना, मुल्क के में आइन की बालादस्ती के, जिसमें से एक इलेक्शन शफाफियत। इलेक्शन की शफाफियत उसका एक मुजाहरा होता है, धांधली नहीं होनी चाहिए। NA 249 में आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने धांधली की, जी, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं सिंध में धांधली कर रही पीपल्स पार्टी। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि आप धांधली के खिलाफ, और मैं आपके साथ हूं इस तहरीक में कि धांधली नहीं होनी चाहिए मुल्क में। आप धांधली के खिलाफ तहरीक मेन उसका कंपोनेंट है, ये सर अंडरमाइन नहीं हो सकता। कराची में खड़े होकर फिर आप इसमें पीपल्स पार्टी नहीं, तो वो सबक हासिल करें ना। हम सब गलतियां करते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची में जो कुछ किया है गलत किया है, उनको यकीनन शर्मिंदगी होगी। सीट उन्होंने हासिल कर ली, उस सीट का असर भी वो अपनी सेनेट में भी कर लिया, वो बाजी ने उनको बताया है, फिरदौस बाजी ने जी कि सीट पे हासिल करने के क्या होता है इंसान के साथ। तो बहरहाल वो हो गया। अब इन बातों से सबक हासिल करें। बात है इलेक्टोरल रिफॉर्म की, कि इलेक्शन किस तरह शफाफ हो। उनका मसला ये है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म वहाँ पर होते हैं जहाँ आइन की बालादस्ती होती है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो रहे हो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं सर आपने उस चोरी को रोकना है, वो चोरी PDM रोक रही है। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सबक सीख लेगी? बिल्कुल सीखना चाहिए। सर आप इतने सादा है, 34-35 साल आपकी सियासत, शहबाज शरीफ साहब की भी कमोबेश इतनी सियासत। यही पीपल्स पार्टी आज से ठीक 3.5 साल पहले आप प्राइम मिनिस्टर थे और आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर और हुकूमत का तख्ता उलट दिया। आप आज फिर कह रहे हैं कि सादा है? हर 3 साल के बाद ये आपको डिच करते हैं, आप कहते हैं बहुत सादा है। मकसद की बात है ना, अगर उन्होंने गलती की है उनको खमियाजा भुगता है उसका। सर उसी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जिसको चेयरमैन सेनेट बनाया इन्होंने, आपकी हुकूमत को डिच किया, फिर उसी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, फिर आपको डिच किया, फिर गिलानी साहब पे फिर डिच किया। आप हमें वो डिच करते रहते हैं। कितने सादा है, हम सादा लोग हैं। हाँ जी, उसी अख्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जी बिल्कुल, जमहूरियत के लिए तो अच्छी जमहूरियत, हम जमहूरियत के रास्ते पर कायम हैं। अगर किसी ने मुनाफिकत करनी है वो करता रहेगा, हमें उसे गर्ज नहीं है। तो ये बार बार हम 8 जमातें कायम हैं। अगर किसी ने वही डीलें करनी है वो करता रहे, उसको वो मुबारक हो। हमारा रास्ता बड़ा सादा है, लेकिन हम उसको बिठाएंगे फिर भी साथ ही बिठाएंगे। वो डीलें करे चाहे देखिए पार्लियामान का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है, बिठाएंगे, उस हद तक एतमाद करेंगे जो उसकी जरूरत है। अब आसिफ साहब लोग क्या कहेंगे? आखिर लोग भी तो जज है ना, अब बड़े लोग बादशाह लोग उनको जज करेंगे ना जो गलत काम करता है। उनको और आपको भी, PDM को भी।
यानी अगर इमरान खान डीले करे फौज के साथ और इक्तदार में आ जाए, इक्तदार बचा ले, तो इमरान खान तो हुआ गलत। डील की इमरान खान ने? नहीं, यही इल्जाम है ना। नहीं, आप कह रहे हैं तो मेरे मुंह में खा गया। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन चोरी हुआ, आप कह रहे हैं फौज को लगा दिया। तो अगर डीले करे पीपल्स पार्टी, ये तो एस्टेब्लिश हो गया ना, हाइब्रिड निज़ाम है ये, पाकिस्तान की एस्टेब्लिश्ड है, ये हर एक ने एडमिट किया है, एक हाइब्रिड निज़ाम है, कोई आर नहीं है। आइन अलहदा चीज़ होती है, हाइब्रिड निज़ाम अलहदा होता है, ये चलता रहता है आपस में। बात ये है कि हम एक बड़े मकसद के लिए, अगर किसी ने माजी में गलती की है, आज भी गलती करता है, हम उसको एक बड़े मकसद के लिए उस गलती को एक तरफ करने को तैयार हैं। मोमिन, एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। पीपल्स ठीक पार्टी है, से तो आप बार बार डसे जा रहे हैं। पीडीए में उन्होंने डसा तो छोड़ दिया, उनको निकाल दिया है। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है, उसमें वो हिस्सा लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते तो ना आए। आखिरी एक दो सवाल। उस्मान काकड़ साहब, सेनेटर उस्मान काकड़ साहब की जो की डेथ है, उसके ऊपर मरियम साहबा ने और आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने उसको मशकूक बना दिया है। नहीं, मैंने नहीं बनाया। आपने नहीं जी, यानी आपकी पार्टी। ये मीडिया में बातें आई हैं, इनकी कोई तस्दीक नहीं हुई, ना ही कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कोई ऐसी बात की हो। ये सोशल मीडिया में बातें चलती रहती हैं, वीडियो भी चली हैं, मेडिकल रिपोर्टें भी आई हैं। बहरहाल अगर कोई ऐसी बात है तो मैं महमूद खान साहब से ज़रूर तवक्को रखूँगा कि वो क्लैरिटी देंगे कि इसमें क्या है। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल सर, कश्मीर का इलेक्शन अब आने जा रहा है अगले माह जुलाई में। गिलगित बल्तिस्तान में तो आप और पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की और उसको क्रेडिट जाता है दोनों पार्टीज़ को। माहौल बनाया आपने सियासी, लूज कर दिया आपने बुरी तरह, एक अलहदा बात है। आज़ाद कश्मीर में क्या होगा सर? वही होगा, लूज करेंगे, इलेक्शन चोरी होगा। ये क्या बात हुई बासी साहब? पूरी कोशिश हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। 10 का में आप जीत जाए वो चोरी नहीं है। भाई मैं नजर आता है ना, मैं जीबी में भी था, यहाँ भी नजर आ रहे हैं। इलेक्शन चोरी करके जो हुकूमतें बनती हैं उनका वही हशर होता है जो होगा। कश्मीर में हमने इलेक्शन चोरी किया तो फिर आपको पूरी दुनिया के सामने क्या जवाब देंगे कि आप एक मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, वो कहेंगे आपसे एक अपने जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन आप नहीं होने देते, अवाम की राय का एहतराम नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? सर ये तो फिर देखे ना अब्बासी साहब, ये तो इसका मतलब प्री डिटर्मिन बात हो गई। प्री डिटर्मिन नहीं है, मैं हाथ जीतूंगा तो मेरे भाई, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं इधर रहता हूँ इसी मुल्क में, मैं कश्मीर के इलेक्शन को देख रहा हूँ, वहाँ नज़र आता है क्या हो रहा है। मुझे लोग नज़र आते हैं जो हमसे टिकट मांगने के लिए दरख्वास्तें करते थे, आज वो ऐसे सर झुकाए हुए गले में पट्टा डाले खड़े हैं। उधर जी, बल्ले का पट्टा जी, पटा मैं मुंह पता नहीं क्या, चले बल्ला सर पे रखे खड़े हैं, जो भी है, मैं उससे गर्ज नहीं है। झंडा पट्टा, ये चीज़ें नहीं चलती मेरे भाई, ये वही सियासत है जो नाकाम है। ये मुल्क की बदनामी होगी इस इलेक्शन में भी। सर देखिए बासी साहब, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन पीटीआई जीत जाए, आप कहते हैं इन्होंने धांधली की है फौज के साथ या किसी के साथ मिलकर। आज़ाद कश्मीर का मैं नहीं कहता हूँ, हकायक देख लें यार, चले हकायक देख लें, चले बाजुबाने बासी साहब हकायक ही है। नहीं मैं चले, मैं कहता हूँ नहीं की। अच्छा जी, नहीं अब ये तो हुआ, अंधे को भी नजर आ रहा है मेरे भाई, अंधा भी जो है ना, जीबी में, जीबी आप जाएं, आप अंधे से भी पूछें, वो आपको बताएगा इलेक्शन में क्या हुआ है। इतने शॉर्ट मार्जिन से उन्होंने हुकूमत बनाने के काबिल हो सके वो, किससे? गिलगित में वो तो इतना अवाम का रिएक्शन भी तो होता है ना, आप एक हद तक धांधली कर सकते हैं। ये सर देखिए लास्ट कमेंट सर, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीते हैं, धांधली की। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत जाएं, धांधली की। इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, धांधली हो रही है। मैं आपको हकायक बता रहा हूँ ना। मैं सर एग्री कर रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ कि ये कौन सी पार्टी है, वो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है कि एक साल के अंदर 2021 में 11 ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, 10 इलेक्शन हुकूमत और उसके इत्तेहादी हार जाते हैं। इधर धांधली नहीं कर सकते, गिलगित में धांधली, कश्मीर में धांधली, ये फिर क्या चक्कर है सर? ये आपको समझ आएगी। ये इन मामलात के लिए मैं हमेशा कहता हूँ ट्रुथ कमीशन बना दे। बड़े बड़े आप यकीन करें इस मुल्क के ये टीवी प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, ड्रामे बंद हो जाएंगे। अच्छा, अगर ट्रुथ कमीशन जब बना इस मुल्क में, आपके दिल में भी बड़े एक इशू पर ऐसी आपको हकायक सामने आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, हम करते क्या रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।